हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट संबंधित मनोविज्ञान की हमारी 10वीं क्लास है। अभी तक हमने जो पढ़ा है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, उसकी परिभाषा, महत्व और उसकी विशेषताएं। उसके बाद हमने संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे, वाइगॉत्स्की, जेरोम ब्रूनर इनको पढ़ लिया था। उसके साथ साथ हमने सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक, उसके साथ साथ हमने वाइगॉत्स्की को पढ़ लिया था, नोआम चॉम्स्की के भाषा विकास को पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं यह है वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका, यानी बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो वंशानुक्रम होते हैं और वातावरण होते हैं उनकी भूमिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको इनका PDF चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा रेस को। परीक्षा रेस नाम से सर्च कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस को। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारण होते हैं उसमें आते हैं वंशानुक्रम, वातावरण, अधिगम और परिपक्वता। वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कहा जाता है कि दोनों की भूमिका जो है 50-50% होती है। वुडवर्थ का कथन है, यानी वुडवर्थ कहते हैं कि विकास जो होता है वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है और परीक्षाओं में इसे पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है कि विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। ऐसा किसका मानना है? तो ये है वुडवर्थ। आइए देखते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो वंशानुक्रम होते हैं उसके बारे में। वंशानुक्रम जिसे कहते हैं इनहेरिटेंस। वंशानुक्रम के अगर पूछे जनक किसे कहते हैं, अनुवांशिकता के जनक किसे कहते हैं, तो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अब मटर के दानों पर प्रयोग किया था जिसे वंशानुक्रम का नियम दिया था, इसलिए इन्हें अनुवांशिकता के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अनुवांशिकता के वास्तविक जो वाहक होते हैं, यानी जो अनुवांशिकता एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण प्राप्त होते हैं उसका जो वाहक होता है वो होता है जीन्स। जो जीन्स जो होते हैं वो होते हैं DNA पर। इसके बाद देखते हैं कि मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि मेल स्पर्म और फीमेल अंडाणुओं में केवल 23 गुणसूत्र होते हैं। यानी कि मनुष्य के अंदर जितने भी सोमैटिक सेल्स होती हैं, जो हमारे शरीर के, हमारे मसल्स के, इन सब के विकास के लिए ज़रूरी होती हैं, उत्तरदायी होती हैं, उनकी संख्या होती है 46। लेकिन जब बात आती है कि सेक्स क्रोमोसोम की, यानी जो मेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं, मेल के स्पर्म में 23 गुणसूत्र होता है और फीमेल के जो अंडाणु होते हैं उसमें भी 23 गुणसूत्र होता है। जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है वही 23-23 मिलकर 46 हो जाते हैं, यानी 23 जोड़े के रूप में हो जाते हैं। सामान्य जो मानव होता है उसके अंदर होता है 46 गुणसूत्र, लेकिन जब किन्हीं कारण की वजह से जब इनके गुणसूत्रों की संख्या में कमी अथवा किसी कारण से वृद्धि होती है तब वहीं पे होता है कोई न कोई विकार। जैसे अगर एक गुणसूत्र कम हो जाता है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या जब 45 हो जाती है तब उसे कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। यानी कि सामान्य से एक कम होने के बाद होता है टर्नर सिंड्रोम, और सामान्य से एक अधिक यानी 46 से एक बढ़कर जब 47 हो जाती है तब होता है डाउन सिंड्रोम। यहाँ एक बढ़ने की बात हो रही है, लेकिन फिर भी इसका नाम है डाउन सिंड्रोम। आप ये अपोजिट में है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसके बाद बात आती है कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं, जैसे दो तरीके से जुड़वा बच्चे होते हैं। एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस में होता है कि जब एक का फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद वही एक का विभाजन होकर 2 हो जाता है, उसके द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं वो जुड़वा होते हैं, वो उन्हें कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। इनके अंदर जो समानता होती है लगभग 99% दोनों एक दूसरे के तरीके से दिखते हैं, वैसे कद काठी, वैसे इनका दिमाग, सब कुछ जो होता है इनका लगभग 99% एक दूसरे के समान होते हैं। 1% जो इसमें अंतर होता है वो उनके वातावरण की वजह से होता है, अन्यथा ये दोनों एकदम 100% समान हो सकते हैं अगर वातावरण इनको प्रभावित न कर पाए। लेकिन वातावरण का प्रभाव जरूर पड़ता है, इसलिए इनके बीच में 1% का वो अंतर दिख जाता है।
और जो दूसरा तरीका होता है जुड़वा बच्चे होने का, वो होता है फैटर्नल ट्विंस। फैटर्नल ट्विंस में क्या होता है कि 2 अंडाणु और 2 स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे 2 सामान्य बच्चे पैदा होते हैं, अंडाणु और शुक्राणु का फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, वैसे जो होता है ये फैटर्नल ट्विंस होते हैं, इसमें भी 2 अंडाणुओं का जो फर्टिलाइजेशन 2 स्पर्म से होता है और उससे 2 एम्ब्रियो बनते हैं। यानी जैसे सामान्य बच्चे पैदा होते हैं वैसे ही होते हैं, बशर्ते उनके अंदर 2 बच्चे आ जाते हैं। वो होता है कि फैटर्नल ट्विंस। इनमें जो परिपक्व अंडाणु होते हैं निषेचन इनके परिणाम स्वरूप होता है, और यह जो है सामान्य बच्चों की तरह इनके अंदर गुण होता है। ये एक दूसरे के एकदम समान भी हो सकते हैं, एक दूसरे से अपोजिट भी हो सकते हैं। इसमें से कोई मेल तो कोई फीमेल भी हो सकता है। लेकिन जो आइडेंटिकल ट्विंस था उसमें जो है जेंडर समान रहता है, और इसमें जैसे मेल फीमेल दोनों अलग हो सकते हैं। मतलब कि मेल भी हो सकता है, अगर एक बच्चा मेल हो रहा है तो दूसरा फीमेल भी हो सकता है, लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस में ऐसा नहीं होता है। अगर इनको समझने का प्रयास करें, जैसे कि आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं और फैटर्नल ट्विंस क्या होते हैं। एक ही ओवम होता है, यानी एक ही एग होता है, उससे एक स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, और किसी भी कारण की वजह से ये डिवीजन में ये मतलब ये 2 भाग में बढ़ जाता है। दोनों का अलग अलग विकास होता है और दोनों से अलग अलग एम्ब्रियो बनते हैं और 2 बच्चे पैदा होते हैं। इनके जो लक्षण होते हैं, इनके जो दिखते हैं, ये जैसे इनके लगभग इनके अंदर 99% समानता पाई जाती है। इनका जेंडर भी सेम होता है, अगर एक पुत्री है तो दूसरा भी पुत्री होगी, एक पुत्र है दूसरा पुत्र भी होगा। अगर बात करें जो फैटर्नल ट्विंस होते हैं, इसमें 2 स्पर्म फर्टिलाइजेशन करते हैं, और जैसे सामान्य बच्चों की तरह दोनों का अलग अलग विकास होता है, और ये दोनों जो है जुड़वा बच्चे के रूप में पैदा होते हैं। इनके अंदर जो डिफरेंस हो सकता है वो बिल्कुल अपोजिट हो सकता है। मतलब कि जैसे 2 सामान्य बच्चों में अंतर होता है वैसे ही इनमें भी अंतर होता है। एक मेल है तो दूसरा फीमेल हो सकता है, और हो सकता है दोनों मेल हो जाएं, हो सकता है दोनों फीमेल हो जाएं, दोनों में डिफरेंस भी हो सकता है, कोई काला तो कोई गोरा भी हो सकता है। तो सभी प्रकार की जितने भी विषमताएं होती हैं संतान में, वो दोनों होने की इसमें पूरी संभावना रहती है। इसके बाद देखते हैं वंशानुक्रम की परिभाषाएं। ये 3-4 परिभाषाएं वंशानुक्रम की हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक पीटरसन है, पीटरसन कहते हैं यदि अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों के जो कुछ भी गुण प्राप्त होते हैं वही वंशानुक्रम कहलाते हैं। पीटरसन कहते हैं कि कोई भी बच्चा जो अपने माता और पिता के माध्यम से जितने भी अपने पूर्वजों के गुण, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, उनके ऊपर के जो भी गुण प्राप्त करता है वही उसका वंशानुक्रम कहलाता है। और ड्रेवर है मनोवैज्ञानिक, ये कहते हैं कि माता पिता की विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण वंशानुक्रम होता है। यानी माता पिता की जो विशेषताएं होती हैं उनके द्वारा जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके अंदर जो अपना एक तरीके जो गुण ट्रांसफ़र किया जाता है वही वंशानुक्रम होता है, ऐसा कहा है ड्रेवर ने। इसके बाद आते हैं वुडवर्थ कहते हैं वे सभी बातें जो जीवन के आरंभ करते समय व्यक्ति में उपस्थित थी वंशानुक्रम कहलाती हैं। यानी कि बच्चे के जन्म लेते समय से ही उसके अंदर जो भी गुण होते हैं जो अपने जनरेशन से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आते हैं वही वंशानुक्रम कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं गिलबर्ट कहते हैं कि पूर्वजों की मिली जुली गठरी ही वंशानुक्रम है। ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें केवल एक शब्द याद रखना है, गिलबर्ट से गठरी, बाकी सब ठीक है। वुडवर्थ की एक और परिभाषा है, वंशानुक्रम जन्म के समय से नहीं बल्कि गर्भधान समय से ही पैदा होते हैं। यानी जो वंशानुक्रम होते हैं बालक के जन्म से समय नहीं बल्कि जो उनका एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रियो का निर्माण होता है तभी से उनके अंदर जो है वंशानुक्रम के गुण होते हैं। वंशानुक्रम तभी उनके अंदर पैदा हो जाता है। इसके बाद देखते हैं वंशानुक्रम के सिद्धांत। 5-6 सिद्धांत हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वंशानुक्रम से संबंधित, और ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उदाहरण के माध्यम से या फिर डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, या फिर पूछ लिया जाता है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। जैसे पहला सिद्धांत है बीज कोशों का सिद्धांत, जिसे कहते हैं उपार्जित गुणों का असंचरण यानी नॉन ट्रांसमिशन का सिद्धांत। इसे दिया है बीजमान ने। बीज कोशों का सिद्धांत बीज नाम से है और बीजमान भी बीज नाम से है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। बीजमान ने बताया है कि
कि जो भी गुण बच्चे के अंदर होता है, किसी भी जानवर हो या फिर मनुष्य हो, उसके अंदर जो गुण होता है उसके दूसरे जनरेशन से प्राप्त होता है। जो भी वो अपने वातावरण से अर्जित करता है, यानी जो अपने बाहर से वातावरण से जो कुछ वो सीखता है, वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता है, बल्कि जो उसका पैतृक लक्षण होता है, जो उसका पैतृक गुण होता है, वही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। इसीलिए इनके सिद्धांत को कहा जाता है जीवन की निरंतरता का सिद्धांत। मतलब कि इनका जो निरंतरता होती है एक जनरेशन की दूसरे जनरेशन में, वही बनी रहती है। बाकी अलग अलग जनरेशन में जो कुछ भी वो अपने वातावरण के अनुरूप, वातावरण के अनुकूलन के लिए जो कुछ भी वो अर्जित करते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसलिए इसे कहा जाता है अमरता का सिद्धांत, यानी ये जो लक्षण होते हैं ये अमर होते हैं। और इसे भी कहा जाता है जनन या फिर जीवन द्रव्य की विशेषता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। और इसके साथ साथ जैसे इनका देखें कि माता पिता की मृत्यु के पश्चात भी उनका अंश संतान के रूप में जीवित रहता है, यानी जो आनुवंशिकता होती है जो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आती है, माता पिता भले मृत्यु हो जाए, वो गुण उनके अगले जनरेशन में यानी उनके बच्चों में बना रहता है, फिर उनके बच्चों से अगले जनरेशन में वो ट्रांसफ़र होता रहता है। और उसके बाद आता है जो अर्जित गुणों का सिद्धांत, जिसे कहते हैं उपार्जित गुणों के संचरण, यानी जो ट्रांसमिशन होता है गुण, वह सिद्धांत है लैमार्क का। लैमार्क ने बताया था कि कोई भी एक मतलब जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लगातार हो रहा जो परिवर्तन होता है, वातावरण के प्रति अनुकूलन के लिए जो भी व्यवहार अर्जित किया जाता है, उसका ट्रांसफ़र एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होता है। ऐसा कहा था लैमार्क ने। लैमार्क ने कहा कि जो जिराफ, जैसे जिराफ का उदाहरण दिया कि जिराफ की जो गर्दन है, पहले वह इतनी लंबी नहीं थी, एक सामान्य पशु की तरह उसकी भी गर्दन थी, लेकिन जैसे जैसे भूमि पर जो है वनस्पतियों का ह्रास होने लगा, वनस्पति नष्ट होने लगी, ख़त्म होने लगी, तो जिराफ जो है अपने गर्दन उठाकर वृक्षों की पत्तियाँ खाने लगे। और ऐसे धीरे धीरे करते करते हज़ारों वर्ष बाद उनकी गर्दन जो है लंबी हो गई और वो जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होने लगी, यानी जो जिराफ के बच्चे पैदा होने लगे उनकी गर्दन लंबी होने लगी। ऐसा इनका मानना था कि यही होता है अर्जित गुण, यानी कि जो भी उसने अपने वातावरण के अनुकूलन के लिए अर्जित किया है, अपने गर्दन लंबी की है, वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होने लगा है। लेकिन जो बीजमान थे, इन्होंने इसका विपरीत दिया, उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने सफ़ेद चूहे पर प्रयोग किया। 51 पीढ़ी तक सफ़ेद चूहे के पूँछ काटते रहे और ये सिद्ध किए कि अगर ऐसी बात होती है तो हमने 51 पीढ़ी तक चूहे की पूँछ को काटा है, जो इसके बच्चे पैदा होते वो बिना पूँछ के पैदा होते या फिर कटी हुई पूँछ के साथ पैदा होते। उसके बाद आते हैं लैमार्क ने जो भी अपना उदाहरण दिया जिराफ का, इनके समर्थक जो थे वो थे पावलोव और मैकडूगल। पावलोव ने अपना प्रयोग चूहे पर किया था, पिंजरा और घंटी था इसमें प्रमुख। उसके बाद जो मैकडूगल ने प्रयोग किया था चूहे पर, वो था प्रकाश का मार्ग और अंधकार का मार्ग। उन्होंने एक चूहे को एक स्थान पर रखा और वहाँ से 2 मार्ग थे। एक मार्ग था जहाँ जो प्रकाश के रास्ते से होकर जाता था, मतलब जिसमें अंधेरा नहीं था, उजाला था, उजाला के माध्यम से था, लेकिन उसमें बीच रास्ते में करंट लगती थी। तो जो चूहा उससे जाता था लेकिन बीच रास्ते में उसे करंट लगती थी, उसके बाद वो प्रकाश के मतलब जो प्रकाश का रास्ता था उधर से जाना बंद कर देता है। वो अंधकार के रास्ते से धीरे धीरे जाता है, लेकिन बीच में उसे कोई भी मतलब करंट नहीं लगता है। वो धीरे धीरे जो अपना जो है अनुकूलन अंधकार के माध्यम से कर लेता है, अंधकार के रास्ते से, और जाकर अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। इसी तरीके से मैकडूगल ने जो है इनका लैमार्क का समर्थन किया था। इसके बाद आता है प्रत्यागमन का सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसे कहते हैं। ये ग्रेगर जॉन मेंडल का सिद्धांत है। ग्रेगर जॉन मेंडल कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अनुसार कि माता पिता के एकदम विपरीत गुण वाले बच्चे भी पैदा होते हैं। जैसे कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो दोनों लंबे होते हैं, माता भी लंबी पिता भी लंबे, लेकिन उनकी जो संतानें होती हैं कई बार शॉर्ट होती हैं, यानी बौने हो जाते हैं। इसका कारण इन्होंने बताया कि जो ट्रांसफ़र होता है, जीन का ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जैसे माता पिता के 1/2, दादा दादी नाना नानी के 1/4, परदादा परदादा मतलब परदादा परदादा और दादी और परनाना परनानी के 1/8, मतलब ऐसे जो गुण बच्चे के अंदर आता है वो कई जनरेशन का गुण आता है। अगर लंबे माता पिता की संतानें छोटी हो जा रही हैं तो इसका एक ही कारण हो सकता है उसके दादा दादी या फिर नाना नानी या फिर उनके ऊपर जो है उनके जो कोई न कोई बौना रहा होगा, उसका गुण इसके अंदर आ सकता है।
ये ऐसा मानना था ग्रेगर जॉन मेंडल का। इनका ये था प्रत्यागमन का सिद्धांत। इसके बाद आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसे दिया था सोरेनसन ने। इन्होंने कहा था कि जैसे माता पिता होते हैं ठीक वैसे ही संतान भी होती है। इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो सफल व्यक्तियों पर किया था। जैसे हजारों ऐसे व्यक्तियों पर प्रयोग किया जो अपने जीवन में काफ़ी सफल थे, काफ़ी शिक्षित थे। ऐसे लोगों पर अपना प्रयोग किया और उन्होंने पाया कि जैसे माता पिता अपने किसी व्यवसाय में, अपने किसी विशेष कौशल में मतलब दक्ष थे, वैसे ही उनकी संतान भी उसी कौशल में, उसी व्यवसाय में दक्ष थी। इन्होंने बताया जैसे जो व्यापारी होते हैं वो व्यापार में दक्ष होते हैं, व्यापार में अच्छे गुण होते हैं उनके, तो उनकी जो संतान होती है वो भी एक अच्छे व्यापारी के गुण वाली होती है, उसके अंदर भी व्यापार का अच्छा गुण होता है। ये समान प्रतिमान का सिद्धांत, इसे दिया है सोरेनसन ने। इसके बाद आते हैं फ्रांसिस गाल्टन, जिन्होंने जीव सांख्यिकी का सिद्धांत दिया। इसे गाल्टन का सिद्धांत या फिर फ्रांसिस गाल्टन का सिद्धांत या फिर कह सकते हैं फ्रांसिस गाल्टन का जीव सांख्यिकी का सिद्धांत भी कहते हैं। इनकी पुस्तक है द हेरिडिटी जीनियस। हेरिडिटी जीनियस पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसी में उन्होंने अपना जीव सांख्यिकी सिद्धांत दिया। इन्होंने जीन के स्थानांतरण के नियम बताए कि माता पिता के जो है 1/2 लक्षण बच्चे के अंदर आते हैं, दादा दादी और नाना नानी के 1/4, परदादा परदादा मतलब दादी और पर नाना पर नानी उनके 1/8। ऐसे जो लक्षण हैं अगली पीढ़ी पर ऐसे मतलब कि कम होते चले जाते हैं, और जो बालक के अंदर जो भी गुण और लक्षण प्राप्त होता है वो कई जनरेशन को मिलाकर प्राप्त होता है। ये था जीव सांख्यिकी का सिद्धांत जो है फ्रांसिस गाल्टन का। इसके बाद आता है आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है। आनुवंशिकता का सिद्धांत, जिसे मौलिक गुणों का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे दिया है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मेंडल ने 2 सिद्धांत दिया है, एक है ये आनुवंशिकता का सिद्धांत और एक इधर था, आप इसे देख सकते हैं, प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन और आनुवंशिकता ये दोनों सिद्धांत है ग्रेगर जॉन मेंडल का, और दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अब आनुवंशिकता के सिद्धांत में या फिर मौलिक गुणों के सिद्धांत में मेंडल कहते हैं कोई भी जीव अपनी तीसरी पीढ़ी में आते आते अपने मौलिक गुणों का अधिग्रहण कर लेता है। जैसे इन्होंने बताया कि जैसे नाना के गुण नाती में दिख जाते हैं, दादा के गुण अपने पोते में दिख जाते हैं, नानी के गुण उसकी नातिन में दिख जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आनुवंशिकता जो होती है तीसरी पीढ़ी में आते आते अपने गुणों को प्रदर्शित करने लगती है, या फिर अपने जो उसके जो प्रभावित गुण होते हैं उसको अधिग्रहण कर लेता है, वो आकर बाहर प्रदर्शित होने लगता है। इन्होंने इसके लिए 2 चीज़ें बताई, एक है प्रभाविता का नियम और एक है अप्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम कहता है कि प्रभावी गुण होते हैं अगली पीढ़ी में अपना असर दिखाएगा, यानी कि जो भी उसके जो प्रभावी गुण होगा वो दूसरी पीढ़ी या फिर तीसरी पीढ़ी में आते आते अपना गुण दिखाने लगता है। और जो अप्रभावी गुण होता है वह उसके अंदर तो होता है, उसके जीवन में बना रहता है, लेकिन वह बाहर प्रदर्शित नहीं होता है। यानी जो अप्रभावी गुण होता है वो अपना प्रभाव बाहर नहीं दिखाता है। तो ये थे आनुवंशिकता के सिद्धांत। आज का हमारा जो क्लास है यहीं पे समाप्त होता है। कल हम देखेंगे कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले जो कारकों में और हैं, वातावरण प्रमुख कारक है। आज हमने आनुवंशिकता के बारे में पढ़ लिया है। वातावरण, अधिगम और परिपक्वता, ये तीनों किस प्रकार से जो है बालक के विकास को प्रभावित करती हैं, कल के वीडियो में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कैसी लगी आज की क्लास? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या फिर अभी होने वाला बिहार टेट की तैयारी कर रहे हैं तो बने रहिए हमारे साथ। जो है हम आपको शुरू से लेकर अंत तक बाल विकास को एकदम संपूर्ण तरीके से एकदम पूरा एक एक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।